मेरा नाम सपना है। मैं दिल्ली के गरीब परिवार की बेटी हूँ। मैं और मेरा परिवार दिल्ली के एक मोहल्ले में रहता है। हम 2 भाई बहन थे। हमारे माता पिता के मरने के बाद हम दोनों भाई बहन अकेले रह गए थे। मेरे भाई का नाम सुमन था। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। एक हादसे ने उन दोनों की जान ले ली थी। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी और मेरे भाई की उम्र 8 साल थी। मैं एक मामूली सी लड़की थी, जबकि मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि ऐसा कह लीजिए कि मैं तो बहुत बदसूरत सी लड़की हूँ। मेरा रंग बेहद काला था और मेरा छोटा भाई, वो तो कहीं से मेरा भाई नहीं लगता था, जबकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। लोग देखकर उसको कहते थे कि यह तो बहुत खूबसूरत बच्चा है। वह रंग का बिल्कुल गोरा था और उसकी शक्ल और नक्शा भी बहुत प्यारा था, जबकि मैं उसके मुकाबले में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। छोटी उम्र में ही मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां का बोझ आ गया था। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उस समय मैं चौथी कक्षा में थी और मेरा भाई दूसरी कक्षा में पढ़ता था। हम दोनों भाई बहन एक साथ ही स्कूल जाते थे। स्कूल में आस पड़ोस के बच्चे मुझे बदसूरत कहकर पुकारते थे, क्योंकि मेरा रंग काला था और मेरे मुकाबले में मेरा छोटा भाई बहुत खूबसूरत था। जिस समय मेरी माँ जिंदा थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मेरे छोटे भाई से प्यार नहीं करती थी और मैं यही सोचती रहती थी कि शायद मेरी माँ इसलिए उसके सामने मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, ताकि मेरे बदसूरत होने की वजह से मैं बुरा ना मान लूँ और मैं यह ना सोचूं कि लोग की तरह मेरी माँ भी मुझे मेरे रंग की वजह से प्यार नहीं करती। मेरी माँ ही थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मुझे मेरे छोटे भाई से ज़्यादा मुझे प्यार दिया, जबकि बेटे बहुत लाडले होते हैं और मेरे पिता हम दोनों भाई बहन को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। माता पिता के सामने मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन माँ की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मेरी माँ का व्यवहार हमेशा मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन मेरे छोटे भाई के साथ बहुत बुरा था। वो उससे प्यार नहीं करती थी और ना ही कभी उससे ज़्यादा बातचीत किया करती थी। मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं और पिताजी कभी भी उसको निराश नहीं होने देते थे। और अगर मैं अपने छोटे भाई के लिए कोई चीज़ लाया भी करती तो मेरी माँ मुझे मना कर दिया करती थी। कहती थी, तुम्हारे पिता उसके लिए हर चीज़ लेकर आते हैं, तो फिर तुम्हें उसके लिए कोई भी चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर मैं अपने छोटे भाई की कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर लिया करती थी तो मेरी माँ मुझे मना कर दिया करती थी। कहती थी कि इसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत किया करो। यहाँ तक कि माँ मुझे उसके कमरे में भी ज़्यादा नहीं जाने देती थी। माँ की बात मुझे कभी समझ नहीं आई थी कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों करती है, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी मुझे नज़र आती थी, मगर मैं उनकी इस बात को हमेशा ही नज़रअंदाज कर दिया करती थी। यही सोचती थी कि शायद वो मेरे सामने ऐसा सब कुछ करती है, जबकि मेरा छोटा भाई तो कभी भी माँ से कोई चीज़ मांग भी नहीं थी और ना ही कभी उनसे बदतमीजी करता था, बल्कि वो तो उन्हें हमेशा माँ कहकर उनके आगे पीछे घूमता था। लेकिन माँ थी कि कभी पलटकर उसको जवाब ही नहीं देती थी और ना ही वो कुछ ऐसा किया करता था कि जिसकी वजह से माँ उससे नाराज़ हो जाए। तो न जाने क्यों माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती थी। किस्मत ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था कि मैं कभी अपनी माँ से इस बारे में बात कर सकती, क्योंकि मेरी माँ जल्द ही हमें छोड़कर चली गई थी और पिताजी भी जल्द ही हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उसके बाद हम दोनों भाई बहन इस छोटे से घर में अकेले रह गए थे। ये घर मेरे पिताजी ने अपनी ईमानदारी की कमाई से बहुत मेहनत से बनाया था, इसलिए हमें यह फिक्र नहीं थी कि कभी हमें इस घर को छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन अब बात थी तो सिर्फ हमारी परवरिश की। हमारा कोई भी रिश्तेदार हमारी परवरिश करने के लिए तैयार नहीं था। खानदान के सभी लोग तो दूसरे शहरों में रहते थे, इसलिए वो लोग हमारे घर बहुत कम आते जाते थे। माँ पिताजी के मरने के बाद ज़्यादातर लोग मेरे छोटे भाई को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। एक तो वह खूबसूरत था और दूसरी बात ये कि वो एक लड़का था और मैं लड़की थी, और फिर बदसूरत भी थी, तो जवान होकर उन लोगों पर बोझ बन जाती। और वह जवान होकर लोगों को कमा कर ला कर देता, इसलिए वो उसको ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन कोई भी मुझे अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने सोच लिया था कि मैं और मेरा छोटा भाई कभी भी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। जिस समय मेरे माता पिता का देहांत हुआ था, उस समय मेरी उम्र 14 साल थी, जबकि मेरा छोटा भाई उस वक्त सिर्फ 8 साल का ही था।
मेरी माँ ने कभी भी मुझसे घर के कामों में हाथ नहीं लगवाया था, क्योंकि वह चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। लेकिन माँ के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, इसलिए मैं घर के सारे काम किया करती थी। हम दोनों का खाना पीना बहुत मुश्किल से होता था, इसलिए मैंने पड़ोस के ही घर की झाड़ू बर्तन करना शुरू कर दिया। जिस घर में मैं काम किया करती थी वो लोग बहुत अमीर थे और तरस खाकर मुझे खाना भी दे दिया करते थे, और मेरे छोटे भाई के लिए भी खाना पैक कर दिया करते थे, और मुझे वहाँ से सैलरी भी अच्छी मिलती थी, इसलिए हम दोनों का गुजारा ठीक ठाक से हो रहा था। मैंने अपने छोटे भाई की पढ़ाई को नहीं छुड़वाया था, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि वह बड़े होकर एक डॉक्टर बने, और उसको खुद भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मैं उसकी ख्वाहिश को हर हाल में पूरा करना चाहती थी, और वैसे भी मैं यही सोचती थी कि मेरा छोटा भाई ही मेरी ज़िंदगी है, और मैं यह भी सोचती थी कि बड़े होकर अगर वो किसी मुकाम तक पहुंच जाएगा तो फिर हम दोनों बहन भाई की ज़िंदगी बहुत आसान गुजरेगी। जबकि मैं तो बहुत खूबसूरत बदसूरत थी, इसलिए मेरी शादी होना तो बहुत नामुमकिन सी बात थी। वैसे भी हम दोनों के सर पर माँ बाप का साया भी नहीं था। माता पिता के चले जाने के बाद मैंने अपने छोटे भाई के अच्छे फ्यूचर को ही अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया था। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती थी। मैं उसके लिए वो सब कुछ करना चाहती थी जो मेरे पिता जीते जी उसके लिए करना चाहते थे। मैं तो पढ़ लिख नहीं सकी थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा भाई पढ़ लिख कर कामयाब बन जाए। मुझे तो हालात ने पढ़ने नहीं दिया था, लेकिन मैं यही चाहती कि मेरा भाई अनपढ़ न रहे। लेकिन हाँ, 4th क्लास तक पढ़ी तो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए मैंने अपने भाई को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी और लोगों के घर घर जाकर काम किया करती थी। एक दिन मैं 2 घर जाकर काम किया करती थी और मेरा पूरा दिन काम करते करते ही गुजर जाता था। अपने छोटे भाई की खातिर शायद ही ऐसा कोई काम होगा जिसको मैंने नहीं किया होगा। पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत धक्के खाए थे और लोगों की बहुत सारी बातें भी सुना करती थी। कुछ लोग तो मेरा चेहरा देखते ही मुझे घर में काम देने से इनकार कर दिया करते थे, क्योंकि मैं बदसूरत थी। इसलिए मैं समझती थी कि अगर मेरी जगह कोई खूबसूरत लड़की होती तो वो उसे इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। शायद लोग उसकी खूबसूरती की वजह से उसे घर में जल्दी काम के लिए रख लिया करते थे, लेकिन सिर्फ मेरी बदसूरती की वजह से ही लोग मुझे अपने घर में काम पर नहीं रखा करते थे कि मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ। मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी कोशिश जारी रखी थी। आखिरकार मुझे बहुत बड़े घर में नौकरानी के तौर पर रख लिया गया था। फिर इसी तरह से करते करते मैंने 2 घरों में और काम करना शुरू कर दिया था। मैंने यही सोचा था कि अपने छोटे भाई को डॉक्टर बनाने के लिए अगर मुझे घर भी बेचना पड़ा तो मैं इसे बेच दूंगी, लेकिन किसी भी तरह से मैं अपने भाई को कामयाब डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे भाई ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मैं हर महीने उसके स्कूल की फीस से अलग कुछ और पैसे जोड़ लिया करती थी, ताकि अगर मैं उसका किसी कॉलेज में एडमिशन करवाऊं तो मुझे उसका एडमिशन के लिए कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसी तरह पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने अपने भाई का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैं जिस घर में काम किया करती थी वो लोग मेरी सैलरी को टाइम टू टाइम बढ़ा दिया करते थे। मेरी मेहनत और लगन को देखकर इसी तरह से मैंने अनपढ़ और बदसूरत होने के साथ साथ बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और अपने भाई को काबिल डॉक्टर बनाने में कामयाब हो गई थी। मेरे भाई को डॉक्टर की डिग्री मिल गई थी और मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने जो भी सोचा था और पिताजी की ख्वाहिश थी उसको भी मैंने पूरा कर दिया था। मेरा भाई भी बेहद खुश था, क्योंकि उसकी भी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अपने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे भाई ने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। वो मुझे कहता था, दीदी आपको अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में रहकर आराम करो और वह घर का सारा खर्च उठा लिया करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे भाई को जिम्मेदारी का एहसास था, लेकिन मैं कभी भी घर की सारी जिम्मेदारियां का बोझ उस अकेले भाई पर नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि अब मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर चुकी थी। तो अब मैं चाहती थी कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि किसी परेशानी की वजह से आगे चलकर उसकी आने वाली ज़िंदगी में रुकावट आए, क्योंकि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी, मैं नहीं चाहती कि
वो भी मेरे तरह कुंवारा रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारे। मैं नहीं चाहती थी कि खुशियाँ मुझे नहीं मिले, मेरे भाई को भी ना मिले सके। इसलिए मैं चाहती थी कि अपने छोटे भाई की जल्द से जल्द शादी कर दूं, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था और इसलिए उसको मनाते हुए मैंने अब लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था और घर पर रहकर आराम करती थी। मेरे भाई को बहुत अच्छी और बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। वो अस्पताल शहर का सबसे बड़ा, अच्छा और सबसे महंगा और सबसे बड़ा अस्पताल था। मेरे भाई ने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने उसे नौकरी दे दी थी। मेरे भाई की सैलरी भी अच्छी थी। मेरे भाई ने अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं बची थी। धीरे धीरे हमारे हालात भी बदलते जा रहे थे। मेरा भाई इतना पैसा कमा कर लाता था कि मैं उसको देखकर हैरान रह गई थी कि आखिर इतना पैसा कहाँ से लेकर आता था। लेकिन उसकी सैलरी के बारे में मैं जानती थी, उसकी सैलरी ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि वो उसके पास इतना बहुत सारा पैसा होता। उसने अपने लिए एक बाइक, आईफोन, घर में इस तरह के आराम की चीज़ें, बल्कि अब तो वह यह भी चाहता था कि वो अपना नए मकान बना ले। मैं उसकी तरक्की पर बहुत खुश थी, लेकिन दिल ही दिल मैं यह भी सोचती रहती थी कि अचानक से उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। जब मैं उससे पूछती थी तो वह मुझे यही बताता था कि वो इसके अस्पताल के बाद किसी और अस्पताल में भी जाकर काम करता है और वहाँ पर भी उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं चुप हो जाती थी और उससे कोई सवाल नहीं करती थी। लेकिन एक दिन जब वह अस्पताल से वापस आया तो वह मुझसे कहने लगा कि मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने उससे पूछा, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? तो वो कहने लगा कि मैं आपके लिए बहुत स्पेशल क्रीम लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं दिखने में बहुत बदसूरत थी और मेरा रंग भी बहुत काला था, इसलिए सुमन ने मुझे वह स्पेशल क्रीम ला कर दी। उसका कहना था कि रोज़ रात को सोने से पहले इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर सो जाया करो और मैं बहुत जल्द ही गोरी और खूबसूरत हो जाऊंगी। उसका कहना था कि अगर मैं खूबसूरत हो जाऊंगी तो वो मेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करवा देगा। और वो मुझसे कहता था कि दीदी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए भी कुछ कर सकूं। उसकी सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी, इसलिए मैंने उसको हाथ से वो क्रीम ले ली और उसने मुझे बताया था कि इस क्रीम को रोज़ रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाना। और जिस वक्त उसने वो क्रीम मुझे दी थी तब मुझे शर्त भी बताई थी। उसका कहना था कि मुझे 1 महीने तक घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, तो किसी से मिलना है और ना ही किसी को अपने घर में आने देना है और ना ही मुझे शीशा देखना है। मैं यह सुनकर हैरान तो बहुत हो गई थी, लेकिन मेरे पास अपने भाई की बात मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अगर मैं इसे इनकार करती तो उससे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने उसकी बात मान ली थी और मैं भी यही चाहती थी कि मैं भी खूबसूरत बन जाऊं। अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने लोगों की बहुत सारी बातें सुनी थी और ताने भी सुने थे, और अगर मैं सच में खूबसूरत बन जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी और मैं अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती थी। इसलिए मैंने उसकी शर्त को मान लिया था। मैं रोज़ उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाने लगी थी, ना तो घर से बाहर जाती थी और ना ही किसी को घर में आने दिया करती थी। और मेरा भाई सुबह सुबह ही घर से अस्पताल जाने के लिए निकल जाता था और उसके जाते ही मैं दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया करती थी। और वैसे भी हमारे घर पर कोई ज़्यादा आता जाता भी नहीं था, क्योंकि हम दोनों भाई बहन अकेले ही रहते थे। आस पड़ोस के लोग भी कम ही आया करते थे। उसके अलावा हमारे घर पर कोई आता जाता नहीं था और ना ही मैंने अपने किसी को घर में घुसने दिया था। इस क्रीम को लगाते हुए मुझे पूरे 5 दिन गुजर गए थे, लेकिन मुझे अपने चेहरे पर कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं अपने भाई की गैर मौजूदगी में शीशे की तरफ देख लूं, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचती थी तो शीशा नहीं देख पाती थी। उसने मुझे बहुत सख्ती से मना किया, हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो, इसलिए इस बात की तरफ सोचते हुए मैं शीशे को नहीं देखती थी और जैसा वो मुझे करने के लिए कहता था मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी। मेरा भाई सारा समय घर से ही बाहर रहता था और मैं अकेले ही घर पर एक कोने में पड़ी रहती थी, क्योंकि मैं घर से
बाहर नहीं निकल सकती थी। 2-3 बार मैंने उससे कहा कि वो मुझे एक बार शीशा देखने दे, क्योंकि मुझे अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा महसूस होता था। लेकिन मेरे भाई मुझे सख्ती से मना कर दिया था। उसका कहना था कि 1 महीने से पहले मुझे शीशा नहीं देखना है, मेरे ऊपर इस क्रीम का कोई असर नहीं होगा और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने मुझसे बहुत रोका था और मैं बहुत बार मना भी कर दिया था, इसलिए मैं चुप हो जाती थी। उसकी बात चाप मान लेती थी। वो मुझे यही कहता था कि अगर मैंने शीशा देख लिया तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जो मेहनत वो इतने दिनों से मेरे लिए कर रहा था। अपने भाई की बातें सुनकर मैं रोज़ शीशा देखने के इरादे को अपने दिल से निकाल लिया करती थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे कि मुझे अपने चेहरे से और भी ज़्यादा डर होने लगी थी। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने चेहरे पर अजीब सा महसूस होने लगा था, लेकिन अब मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसलिए दिन जब मेरा भाई घर से अस्पताल के लिए निकला तो उसके जाते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खुद घर के अंदर वापस आ गई थी। और मैंने अपने भाई के जाते ही शीशा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरा चेहरा बहुत लाल हो गया था और मेरे चेहरे पर कोई अजीब तरह की एलर्जी सी हो गई थी, जिसके निशान और दाने बन गए थे। मैं तो पहले से ही बहुत बदसूरत थी और मेरा रंग भी बहुत काला था, और अब ऊपर से जो मेरे भाई ने मुझे क्रीम लगाने के लिए दी थी, उस क्रीम ने तो मेरे चेहरे को और भी ज़्यादा बदसूरत बना दिया था। इतना बदसूरत बना दिया था कि मैंने खुद को देखा तो मेरी चीख निकल गई थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि आखिर मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। अब मुझे बड़ी बेसब्री से अपने भाई के घर आने का इंतज़ार था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि मेरे इस सवाल का जवाब से सिर्फ वही दे सकता था। बार बार मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल गया होता तो मैं उसकी बात को नहीं मानती। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरा भाई सुमन घर वापस नहीं आया था। शाम तक वो घर वापस लौट आता था, लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं बहुत बेसब्री से उनको आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके इंतज़ार में इधर से उधर टहल रही थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी उसने मेरे साथ ही सब कुछ क्यों किया था। अगर वह जानता था कि यह क्रीम अच्छी नहीं है तो उसने मुझे यह क्रीम लगाने के लिए दी थी क्यों। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ सुमन ही दे सकता था, और सुमन अभी तक घर वापस नहीं आया था। बहुत देर तक मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा भाई घर वापस आ गया था। उसके घर आते ही मेरा सबसे पहला सवाल यही था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह इस बात पर हैरान रह गया था, और उसने मुझे मना किया था कि मैं 1 महीने से पहले शीशा नहीं देखूं और ना ही घर से बाहर जाऊं, लेकिन मैंने उसकी सारी बातें को नज़रअंदाज कर दिया था और उससे यह कहने लगी कि तुमने मेरा भाई होकर भी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, जबकि मैंने तो बचपन से ही तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया। मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और जब तुम किसी काबिल बन गए हो तो मेरी बदसूरती का मजाक बना रहे हो। मेरा भाई सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, और उसका कहना था कि मैं आपकी बदसूरती का मजाक नहीं बना रहा था। मैंने तो अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर के साथ मिलकर यह क्रीम तैयार की थी, और कहने लगा कि इससे पहले भी मैं बहुत सारी दवाइयाँ और क्रीम तैयार कर चुका हूँ और इससे लोगों को फ़ायदा भी बहुत हुआ है। और अब मैंने यह क्रीम तैयार की है, इसको जो भी लगाएगा वह गोरा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्रीम को आजमाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत थी। आखिर किस पर यह क्रीम आजमाई जाती, ताकि हमें पता चल सके कि क्रीम हमने सही बनाई थी या फिर इसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही। सुमन ने बताया कि मेरे चेहरे को देखकर उसका अंदाज़ा हो गया था कि जो क्रीम उन्होंने बनाई है वो इस काबिल नहीं है कि लोगों को गुमराह कर दिया जाए। और उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कमरे में लेकर चला गया, और कमरे में ले जाने के बाद मुझसे कहने लगा, आज के बाद तुम इसी कमरे में बंद होगी और घर से बाहर अपना एक कदम भी नहीं निकालोगे। उसने बताया कि जब वो रोज़ ढेर सारे पैसे लेकर घर आता था और मैं उससे पूछा करती थी कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसे कहाँ से आता है, तो उसकी वजह यह है कि वो पैसा इसी वजह से आ रहा था
कि अस्पताल के ही एक साथ डॉक्टर के साथ मिलकर मैं ऐसी दवाइयाँ और क्रीम को बनाता था और लोगों को बेच दिया करता था। और तुमसे पहले मैं किसी और पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन अब मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिस पर मैं अपनी बनाई हुई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत हैरान हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने मुझे बताया कि अब जो भी दवाइयाँ बनाया करेंगे मुझ पर ही उसका एक्सपेरिमेंट किया करेगा, और अगर वो एक्सपेरिमेंट मुझ पर कामयाब हो जाया करेगा तो वो आगे उस दवाई को बेचकर पैसा कमाया करेगा। वैसे भी उसका कहना था कि उसे आगे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसी शक्ल के साथ कहीं जाऊंगी तो लोग मुझे डर जाएंगे। ऐसे हालात में अगर मैं उसके काम ही आ जाऊँ तो मेरे लिए यही बेहतर होगा। वह जिस मुकाम पहुंचना चाहता था पहुंच चुका था, और इसलिए मैं घर में पड़े किसी फालतू के सम्मान की बराबर थी। और उसके बाद उसने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मुझे हैरत तो इस बात से हो रही थी कि मेरे अपने सगे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया था। ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके फ्यूचर के लिए बर्बाद कर दी थी, और अब जब वो किसी काबिल बन गया था तो मेरे साथ ही सब कुछ कर रहा था। मैं उस कमरे में बैठकर रोती रहती थी और सारा दिन कमरे में बंद रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई कमरे का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया था, और मैं उस कमरे से बाहर निकली। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब मैं माँ के कमरे में गई और मैंने उनकी अलमारी खोली तो मुझे उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ मिला था। उस बॉक्स पर कभी मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी। मैंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें थी और एक डायरी भी रखी थी। मैंने उस डायरी को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि सुमन मेरा सगा भाई नहीं है। यह पढ़कर तो मैं हैरान रह गई थी कि अगर सुमन मेरा सगा भाई नहीं तो फिर कौन है। मैंने आगे बढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो मेरे पिता की दूसरी पत्नी का बेटा है, इसलिए मेरी माँ से ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, और इसलिए वह शक्ल से खूबसूरत भी था, क्योंकि मेरी माँ की जो सौतन थी वो भी बहुत खूबसूरत थी और मेरी माँ तो सिर्फ मामूली शक्ल सूरत की थी। इसलिए मैं अपनी माँ पर गई थी और वह अपनी माँ पर गया था। उस डायरी में यह भी लिखा हुआ था कि उस औरत के खूबसूरत होने की वजह से ही मेरे पिता ने उस औरत से दूसरी शादी की थी, इसलिए मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं उससे ज़्यादा बातचीत किया करूं, और उसके लिए मुझे कुछ भी करने को मना किया करती थी, क्योंकि वो अपनी माँ पर ही गया था। कभी भी इंसान की फितरत नहीं बदलती। माँ का कहना था कि सुमन ने भी मेरी माँ को धोखा दिया था, क्योंकि मेरे पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ की दोस्त की बहन थी। मेरे पिता भी देखने में बहुत अच्छे थे। जब से मेरी माँ की शादी हुई थी तभी से वो मेरे पिता को बहुत पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने चोरी चुपके मेरे पिता से अफेयर चला लिया था, और उन्होंने अपनी बहन के दोस्त को इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसके पति को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर ली थी और हमारे घर में आ गई थी। और फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद सुमन पैदा हुआ था, और सुमन को जन्म देने के बाद वो इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पिता चाहते थे कि इस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश हो, इसलिए उन्होंने सुमन को लाकर मेरी माँ की गोद में डाल दिया था। मेरी माँ ने सुमन की परवरिश की थी, लेकिन उनके दिल में यही रहता था कि वो उनके सौतन का बेटा है, और वो भी ऐसी सौतन जिनके धोखा देकर उनके पति से शादी की थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनके दोस्त की बहन थी। इसलिए माँ मुझे मेरे छोटी भाई से दूर रखती थी, और आज मुझे माँ के सुमन के साथ व्यवहार करने की वजह के बारे में भी पता चल गया था। वैसे भी जैसी माँ होती है ऐसे ही बच्चे भी होते हैं। उसकी माँ ने मेरी माँ को धोखा दिया था, और सुमन, जिसको मैंने अपना सगा भाई समझकर पाला था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, उसने आज मुझे धोखा दे दिया था और मुझे इस घर के कैद कर दिया था। सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने मुझे इस घर में कैदी बनाकर रख लिया था, लेकिन मैं घर में अब नहीं रहना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर से भाग जाऊंगी। मुझे एक यही रास्ता नज़र आ रहा था घर से भाग जाने का, क्योंकि उस समय मेरा भाई घर पर मौजूद नहीं था, और मैं यही सोच कर रही थी कि न जाने अगर मैं यहाँ पर और रुक गई तो वो मेरे साथ क्या करेगा। मेरे चेहरे को तो वह पूरी तरह से ख़राब कर चुका था। अब न जाने आगे वो मेरे साथ और क्या करता, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता था मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने घर से निकलने की बहुत कोशिश की थी, और आखिरकार मैं घर से निकलने में कामयाब हो गई थी, और मैं घर से बाहर भी आ गई थी। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई और मैं पुलिस को
सब बातें बताना चाहती थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी थी और जो क्रीम मैं लगा रही थी वो क्रीम भी मैं अपने साथ पुलिस को देने सबूत के तौर पर लेकर आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब सुमन मेरे अलावा किसी और के साथ भी सब कुछ करें और मैंने सारी हकीकत पुलिस को बता दी थी। मैंने पुलिस को वह क्रीम और जो मेरे साथ हुआ था सब कुछ बता दिया था। पुलिस का कहना था कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जल्द ही उस लड़के को गिरफ्तार कर लेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सारे मामले को संभाल लेंगे। पुलिस ने जब वो क्रीम जांच के लिए भेजी तो उसकी रिपोर्ट आने बाद पुलिस ने मेरे भाई को और उसके साथ मिले हुए सारे डॉक्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया था। वो दोनों मिलकर बहुत ही खतरनाक जुर्म किया करते थे, यहाँ तक कि वह लोगों के ऑपरेशन के बहाने से उनके बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें बेच दिया करते थे और उन पर अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे और ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक अलग से रूम बनवाया हुआ था, वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा हुआ था जिनका कोई जानने वाला नहीं होता था और यहाँ के लोगों को यह देखकर टाल दिया करता था कि वह मर गया है या फिर और कोई बहाना बना दिया करते थे। जब केवल लोगों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और वो दोनों ऐसी दवाइयाँ तैयार करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वो दोनों दौलत के लालच में इतना सब कुछ कर रहे थे और इसलिए इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे रहे थे। दौलत के लालच ने उन्हें धंधा बना दिया था। उनकी बहुत सारी दवाइयाँ तो ठीक भी होती थी जबकि बहुत सारी गलत भी हो जाया करती थी और उनके एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते थे, जिनके नुकसान उनको भुगतने पड़ते थे, जिनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और ऐसा ही मेरे भाई ने मेरे साथ भी किया था। मुझे अपने भाई की असलियत समझ आ गई थी। वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता था बल्कि उसने तो मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने उसे और उसके साथ मिले हुए जितने भी डॉक्टर थे सबको अरेस्ट कर लिया था और उन सबको जेल हो गई थी और मैं अपने घर वापस आ गई थी। अब मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अपने भाई की बहुत याद आती थी लेकिन मैं उसे जेल में मिलने जाना चाहती थी। एक बार मैं उससे मिलने भी चली गई थी तो उसने मुझे देखकर मुझसे माफ़ी मांगी थी और मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और बस रो रो कर गिड़गिड़ा कर मुझसे यही कह रहा था कि मैं किसी भी तरह से उसे यहाँ से बाहर निकाल दूँ और वो बाहर आकर मेरा सारा नुकसान पूरा कर देगा। लेकिन इस मामले में मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। अगर बात सिर्फ मुझ तक की होती तो मैं उसे माफ़ भी कर देती, लेकिन उसने मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी, उनके साथ बहुत बुरा किया था। ऐसे में मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सारे लोग भी उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। उसे हर हाल में अपनी सज़ा पूरी करनी थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और फिर एक दिन हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहने आ गए थे। उनका एक बेटा था, उनकी उम्र लगभग मेरी उम्र के बराबर ही होगी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं घर में अकेली बीमार पड़ी हुई थी। तभी उस लड़के की बहन हमारे घर पर आई और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। वो अपनी ज़रूरत के लिए मेरे घर पर आ गई थी, लेकिन जब उसने मेरी तबीयत ख़राब देखी तो वो अपने घर जाकर अपने परिवार वालों को बुलाकर लाई। उसका भाई मुझे रिक्शा में बैठाकर अस्पताल लेकर गया और वहाँ जाकर उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा 3 महीने का इलाज है और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा चेहरा भी ठीक कर दूंगा। उस लड़के ने लगातार डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया था। वो हर हफ्ते मुझे खुद ही डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था। उसके परिवार को और उस लड़की को मैं पसंद आ गई थी। उस लड़के का कहना था कि वो मुझे पसंद करता है और उसका परिवार भी। एक दिन उस लड़के की माँ और बहन मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी कि हमारा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे की उम्र भी बहुत ज़्यादा है, उसकी भी शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ दोनों आपस में शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी गुजार लो। उन्होंने मुझसे जवाब मांगा था। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए उनको हाँ में जवाब दे दिया था। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी उस लड़के से हो गई थी। अब हम दोनों बहुत खुश रहते हैं। भगवान ने मेरा भी परिवार बना दिया था। मुझे नहीं पता था कि बदसूरत लड़की को भी कोई पसंद कर सकता है, बल्कि मैं तो ये सोचती थी कि मैं अकेली हूँ
अपनी ज़िंदगी को गुजार। उनकी खातिर तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मेरी किस्मत में मेरे ही जैसा लड़का लिखा हुआ था, जिसने मुझे दुनिया भर की खुशियाँ दी थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे ही घर के करीब में रहने वाला लड़का मुझे पसंद कर लेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा था कि कभी भी हमें अपने से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारा रंग रूप जैसा भी है वह ईश्वर की तरफ से हमें तोहफा में मिला है, इसलिए अपने क्रूर रूप को बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्सर ऐसी कोशिशें इंसान को बहुत बड़ी परेशानी में डाल देती है। कुदरत के कामों में बदलाव नहीं लाना चाहिए, वरना हमें उसकी बहुत ही बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अगर मैं अपने भाई की बात नहीं मानती तो और गोरा होने के लालच में आकर उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगती तो कभी भी मेरे साथ ये ना होता जो मेरे साथ हुआ। या खूबसूरती के चक्कर में मैंने अपना असली रूप भी खो दिया था। जो कुछ भी हमारे पास मौजूद होता है, इस पर सफ़र करके गुजारा कर लिया करो। कभी भी ज़्यादा के लालच में आकर जो कुछ आपके पास मौजूद है उसे ख़राब ना करें। इंसान की आदतें भी बदल जा सकती है, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती जा सकती। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें जैसा मेरे साथ हुआ था। लालच एक बुरी बला है।